नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। महागठबंधन में तेजस्वी सीएम पद के उम्मीदवार हैं। लालू प्रसाद यादव के तेजस्वी छोटे बेटे हैं, लेकिन चुनावी एफिडेविट में तेज प्रताप यादव से तेजस्वी 1 साल बड़े हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं और कल उन्होंने अपना नामांकन भी कर दिया है। तेजस्वी की संपत्ति की अगर हम बात करें तो 5 साल में तेजस्वी की संपत्ति 3,56,00,000 बढ़ गई। तो ये वो डेटा है, हम आपको दिखा रहे हैं 2015 और 2020 में क्या बदलाव हुए, कितना का बदलाव हुआ, नया आंकड़ा क्या कहता है। नकद से लेके कुल अचल संपत्ति तक का इसमें ब्यौरा है और इससे आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव की संपत्ति क्या है। अब तेजस्वी यादव करोड़पति हैं। 2015 में तेजस्वी की संपत्ति 2,32,00,000 थी, लेकिन इस बार उनकी संपत्ति 5,88,00,000 हो गई। तेजस्वी के पास नकद 1,20,000 रुपए हैं, बैंक बैलेंस 31,79,000 रुपए, 4,25,000 की ज्वेलरी, कुल चल संपत्ति 4,73,00,000 और कुल अचल संपत्ति 1,15,00,000 रुपए है। हालांकि तेजस्वी के पास कोई गाड़ी नहीं है। अपने भाई तेज प्रताप यादव से तेजस्वी यादव के पास ज्यादा संपत्ति है। तेज प्रताप की कुल संपत्ति की अगर हम बात करें तो यह है इनका ब्यौरा। कुल संपत्ति 2,83,00,000 रुपए, लेकिन तेज प्रताप के पास 2 गाड़ियां हैं, जिनमें एक की कीमत लगभग 16 लाख है तो दूसरे की कीमत 30 लाख रुपए है। तो तेज प्रताप यादव की ये संपत्ति की कुंडली, जिसमें नकद से लेकर गाड़ी तक की बात लिखी हुई है, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, कुल चल संपत्ति, कुल अचल संपत्ति और गाड़ी, ऐसे में ये भी लगभग करोड़पति हैं। तो लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव क्रिमिनल केस में भी बड़े भाई तेज प्रताप से आगे हैं। तेज प्रताप के ऊपर 5 क्रिमिनल केस चल रहे हैं, जबकि तेजस्वी ने अपने ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी जैसे 7 क्रिमिनल केस दर्ज होने की बात कही। क्रिमिनल केस के अलावा तेजस्वी के ऊपर 4 सिविल केस भी चल रहे हैं। और तेज प्रताप पर पिछले चुनाव के वक्त सिर्फ एक ही मामला दर्ज था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने ऊपर 5 मामले दर्ज बताए हैं। इनमें से पहला मामला डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और दूसरा मामला एपिडेमिक डिजीज के वायलेशन का है। एक मामला आर्म्स एक्ट का चल रहा है। बाकी बचे 2 मामलों में से एक तो उनका तलाक का है, दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का मामला है। चलिए, अगली खबर यह है कि कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट आज जारी कर सकती है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट के संभावित उम्मीदवारों में बांकीपुर से लव सिन्हा, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, पटना साहिब से प्रवीण कुशवाहा। तो दूसरी लिस्ट आज जारी होने वाली है कांग्रेस की। पटना साहिब से प्रवीण कुशवाहा, नालंदा से गुंजन पटेल, अररिया से छत्रपति यादव, राजगीर से रवि ज्योति कुमार, गोविंदगंज से ब्रजेश पांडे, सकरा से उमेश राम, बेनीपुर से मिथिलेश चौधरी, चनपटिया से अभिषेक रंजन, महाराजगंज से विजय शंकर दुबे, बथनाहा से संजय राम, बिहारीगंज से सुभाषिनी यादव, गोपालगंज से आसिफ गफूर, वैशाली से इंजीनियर संजीव, पारो से अनुनय सिन्हा, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, रोसड़ा से नागेश कुमार पासवान, सुपौल से मिन्नत रहमानी, कुशेश्वर स्थान से अशोक राम, फूलपरास से कृपानाथ पाठक। तो कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं की जगह नेताओं के बेटे बेटियों और रिश्तेदारों को टिकट बांटने में दरियादिली दिखा दी। वैशाली के लालगंज से कांग्रेस ने अनुग्रह नारायण सिंह के पोते और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निखिल कुमार सिंह के भतीजे को उम्मीदवार बनाया। राकेश सिंह उर्फ पप्पू सिंह को देर रात पार्टी ने सिंबल जारी कर दिया। बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव वीरेंद्र राठौर ने राकेश सिंह को पार्टी का सिंबल दिया। और अब बात आज नीतीश कुमार की सभाओं की। तो आज 4 सभाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हैं और संबोधित इसे करने वाले हैं। मुख्यमंत्री लखीसराय के सूर्यगढ़ा, शेखपुरा, बरबीघा, जमुई के चकाई, पटना के पालीगंज, इन सभी जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम नीतीश कुमार रोज 4 जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और कल भी मुख्यमंत्री ने 4 जगहों पर जनसभा को संबोधित किया था।
झारखंड राज्य के बेरमो विधानसभा उपचुनाव की अगर हम बात करें तो बेरमो सीट से बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन के साथ अपनी अपनी जीत का दावा ठोका है। इसी बहाने सत्ता पक्ष और विपक्षी गठबंधन के नेता भी एक दूसरे पर खुलकर हमला बोल रहे हैं। दुमका के बाद अब बेरमो में भी बाजी मारने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के रणबांकुरे चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरे बीजेपी से योगेश्वर महतो बाटुल और कांग्रेस से दिवंगत राजेंद्र सिंह के बेटे जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने एक ही दिन नामांकन किया और दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बेरमो से 2 बार विधायक रहे बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल अपने काम और हेमंत सरकार की नाकामी गिनाने में लगे हैं, तो जय मंगल सिंह अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने निकले हैं। मधु कोड़ा का लूटकांड किसको नहीं पता है? तो ये सारे लोग जो है लूट के लिए इस राज्य में राजनीति करते हैं, विकास का कोई काम नहीं करते हैं। विकास यदि कोई करता है तो जब जब एनडीए का सरकार बना है तब इस क्षेत्र का विकास हुआ है, झारखंड का विकास। और राजेंद्र बाबू ने जो प्रेम और स्नेह बेरमो की जनता में बांटा है, जिससे बेरमो की एकता आज बरकरार है, उसको जीवित रख सकूं, इसी मुद्दे को लेके जाऊंगा। वंशवाद का आरोप लगाते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर दुमका में बसंत सोरेन को टक्कर दे रही बीजेपी प्रत्याशी लुइस मरांडी की हौसला अफजाई करने पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वे अब नेता प्रतिपक्ष से आगे बढ़कर सीधे सत्ता पक्ष के लिए लड़ रहे हैं। 6 डीएसपी का ट्रांसफर होता है एक दिन और उसी दिन स्थगित होता है, तो लगता है कि ये हेमंत की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन इस सरकार में बिचौलियों की हिम्मत जरूर बढ़ी है कि हम विपक्ष के लिए अब नहीं कर रहे हैं पॉलिटिक्स, अब तो पक्ष के लिए हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री जी का कुर्सी जाएगा क्या जल्दी? अब देखिए। तो उपचुनाव के रास्ते भले ही बाबूलाल मरांडी की नजर अब सीधे सत्ता पर हो, लेकिन जेएमएम का दावा है कि जनता अभी सरकार का साथ छोड़ विपक्ष के भुलावे में नहीं आने वाली है। तो बीजेपी को भरोसा है कि सरकार की नाकामी से परेशान जनता अपने वोट से वंशवाद पर चोट कर बीजेपी के विकास पर मोहर लगाएगी। विकास के रास्ते को कभी अवरुद्ध करना नहीं चाहेगी जनता, तो लोग सरकार के साथ जाएंगे, विपक्ष के साथ नहीं जाएंगे, ये स्पष्ट हो चुका है। तो मार्जिन और बड़ा रहेगा, पिछले बार की तुलना में ज्यादा मतों के अंतर से हम चुनाव जीतेंगे। कितनों बड़े नेता को दुमका या बेरमो में उतार ले, वहाँ की जनता ने मन बना चुका है कि कांग्रेस और जेएमएम को हराना है, वंशवाद को खत्म करना है। चुनावी मौसम है, वादों और दावों की बहार है, लेकिन फैसला जनता को करना है कि वो उपचुनाव में 2019 के परिणाम को दोहराती है कि चौंकाने वाले नतीजे देकर झारखंड की सियासत को नई दिशा में ले जाती है। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से ज्ञानेंदु और दुमका से पंचम के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। इधर झारखंड में नियोजन नीति के तहत नियुक्त शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नियोजन नीति 2016 के तहत शेड्यूल एरिया में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द किए जाने के आदेश पर 4 नवंबर तक रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भेजकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अंतिम सुनवाई 4 नवंबर को तय की गई है। प्रार्थी सत्यजीत कुमार और अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। 21 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट ने नियोजन नीति 2016 को असंवैधानिक बताते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और इसके तहत शेड्यूल एरिया में हुई नियुक्ति को रद्द करते हुए 13 जिलों में नए सिरे से विज्ञापन निकालकर सभी छात्रों को परीक्षा में शामिल होने का मौका देने को कहा गया था। से जिनका नियुक्ति जो लार्जर बेंच के ऑर्डर से जो नियुक्त हुए थे, जो उनकी नियुक्ति चली गई थी, उसको स्टे कर दिया गया 4 नवंबर तक के लिए। और जो 13 जिला में अपॉइंटमेंट प्रोसेस चल रहे थे उनको रोक दिया गया है, कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। और जो वहाँ रेस्पोंडेंट थे उनको नोटिस किया गया जवाब देने के लिए, अपना रिप्लाई फाइल करेंगे 4 नवंबर तक और 4 नवंबर को फाइनल हियरिंग होगी। उसमें एक और चीज़ हुआ है कि जो 11 डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जो बातें थी, जो नियुक्तियाँ थी, उसके बारे में कोर्ट बोला है कि अभी वो एजिटेड जो लार्जर बेंच का जो ऑर्डर था उसी के आधार पर जो था वही रहेगा।
इधर गोड्डा पुलिस ने 6,87,00,000 रुपए का गबन करने वाले ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। बैंक कर्मियों और पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर सरकार को चूना लगाने वाला दिनेश कुमार 2 साल से फरार चल रहा था। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार ठेकेदार से पूछताछ के आधार पर जल्द ही इस गबन से जुड़े कुछ और बड़े आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। ठेकेदार दिनेश कुमार एक हिस्ट्री शूटर है। इस पर करीब 1 दर्जन से आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिनेश कुमार को हम लोगों ने जब अरेस्ट किए थे, उन्होंने कन्फेशन में सारा चीज़ जो है, जैसे ये लोग घोटाला कर रहे थे, ये पूरा प्रक्रिया जो है, जिसमें पथ प्रमंडल के पदाधिकारी और बैंक से रिलेटेड जो पदाधिकारी सबके मिली भगत से ये इतना बड़ा जो है घोटाला में शामिल पाया गया है। और 2018 का केस है ये। रांची में एक मासूम के साथ उसके अपने ही रिश्तेदार की दरिंदगी का मामला सामने आया है। घटना रांची के पंडरा थाना क्षेत्र का है, जहां 4 से 5 साल की बच्ची को 6 महीने पहले उसका चाचा बिहार के छपरा से यह कहकर लाया था कि वो उसकी देखभाल करेगा, लेकिन यहां पर इस बच्ची के साथ मारपीट होने लगी। मासूम के शरीर पर जख्म के कई दाग हैं। ये बता रहे हैं कि मासूम के अपनों ने ही उस पर कहर ढाया है। बच्ची के साथ मारपीट की घटना की खबर पड़ोसी के जरिए एक सामाजिक कार्यकर्ता तक पहुंची और इसके बाद उसने सीडब्ल्यूसी और पुलिस की मदद से उसका रेस्क्यू कराया। बच्ची के मेडिकल चेकअप के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। और रिश्तेदार के द्वारा उसके साथ लगातार शारीरिक प्रताड़ना उसके साथ किया जा रहा था, मारपीट लगातार की जा रही थी। और आज जब हम लोग रेस्क्यू करके लाए हैं, आज यहाँ पर सीडब्ल्यूसी जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स थे, उनके सामने वो बच्ची ने बयान भी दिया है। लेकिन हम लोगों ने जब उसे रेस्क्यू किया तो उसके शरीर पर काफ़ी चोटें थी। जो रिश्तेदार हैं उनके भी बच्चे हैं? जी, उनके भी 2 बच्चे हैं। एक बहुत छोटा बच्चा है और एक आई थिंक कि 2-2.5 साल का 3 साल का एक बच्चा भी उनके साथ भी है। और बड़ी खबर आ रही है, 10 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई है। बेतिया से यह खबर है, जहां 10 साल की बच्ची की हत्या हुई है। गन्ने के खेत में बच्ची का शव मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की, गन्ने के खेत से 10 साल की बच्ची का शव बरामद किया गया है और बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर से ही यह बच्ची लापता थी। मैनाटांड थाने के बभनौली गांव की यह घटना है। और इधर बक्सर में युवती दुष्कर्म मामले का खुलासा हो गया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि युवती अपने जानने वाले के साथ गई थी, जिन्होंने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पकड़े गए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और इस मामले की तहकीकात जारी है। एसपी ने बताया कि जब युवती का मोबाइल खंगाला गया तो पुलिस को कई चौंकाने वाली बातों का पता चला। अपने एक जानने वाले के साथ इस क्षेत्र से अलग राजपुर में वो गई थी और वहीं पे वो रुकी थी। राजपुर ले जाने वाले जो उनके जान पहचान के थे, वे मित्र के साथ यहाँ पे आए थे। मित्र का भी पहचान हम लोगों ने कर लिया है और उस मित्र के सहयोग से जो है कि अपने एक रिश्तेदार के घर वो ले गए, जहाँ पे उस महिला को रखे और देर रात को यह कहते हुए कि महिला के पिताजी का तबीयत खराब है, वो उस महिला को उस बच्चे के साथ एक टेम्पू ड्राइवर को और अपने संबंधी को लेकर उस महिला को उसके घर पे छोड़ा। छोड़ने के क्रम में कुछ वाद विवाद उन लोगों के बीच में हुई, जिससे जो है कि ये घटना घटित हुई। सहरसा में गुरु शिष्य का रिश्ता तार तार हुआ है। नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल कर स्कूल के शिक्षक ने 1 साल तक अपनी छात्रा का यौन शोषण किया, फिर उस पर शादी का दबाव बनाने लगा। लड़की ने जब परिवार के सदस्यों को इसकी जानकारी दी तो पुलिस के पास मामला पहुंच गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी की तरफ से लगातार उसके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। फिलहाल मामले की छानबीन जारी है। नहीं, कांड दर्ज कर अनुसंधान सभी बिंदु पर किया गया है और अरेस्टिंग की प्रक्रिया का भी आदेश दिया गया है, जिसको जल्द ही पूरा कर लिया जाए। क्या है पूरा मामला? बताए अनुसार पाया गया है कि लड़की और अभियुक्त में 1 साल से दोस्ती है। चाहे जैसे भी, क्योंकि लड़की नाबालिग है, उसको अपने जाल में फंसा के। और खबर है बगहा से, जहां शराब के नशे में धुत एक एएसआई ने जमकर बवाल काटा है। इस दौरान नशेड़ी एएसआई ने दुकानदारों से अवैध वसूली भी करने लगा। लोगों ने जब इसका विरोध किया तो मारपीट पर अड़ गया। रामनगर थाने में तैनात एएसआई का नाम कृष्णा राय है।
जिसके ऊपर आरोप लगे हैं। नशे में धुत एएसआई की करतूत सामने आई है और दुकानदारों से वसूली और मारपीट की वजह से लोगों का गुस्सा अपने चरम पर है। बताया जा रहा है कि नशे में चूर एएसआई ने वर्दी का धौंस दिखाया, जबरन दुकानों को बंद कराने लगा और जब दुकानदारों ने विरोध किया तो मारपीट करने लगा। इसके बाद में गुस्साए स्थानीय लोगों ने नशेड़ी एएसआई को खदेड़ा। नशे में धुत एएसआई का वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने रिपोर्ट मांगी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि नशे में धुत एक एएसआई की करतूत सामने आई है। दुकानदारों से वसूली और मारपीट और इसके बाद दुकानों को बंद कराने से जुड़ा हुआ यह मामला है। जो नशे में धुत एएसआई था उसका यह वीडियो सामने हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से दुकानों में जबरन घुस रहा है और लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, उनसे वसूली कर रहा है, पैसे का लेन देन कर रहा है। और इसके अलावा हम इसके बारे में बताया कि रामनगर थाने का ये एएसआई है। एसपी ने हालांकि जांच के आदेश दे दिए हैं। लोगों ने जब इसे पकड़ने की कोशिश की, पूरी तरह से नशे में धुत था, लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट, धक्का मुक्की पर यह उतारू हो गया। वर्दी का धौंस दिखाने लगा, दुकानदारों से इसने बदसलूकी की और देखिए किसकी हिम्मत, देखिए कि किस तरीके से इसने एक तो शराब पी रखी थी, लोगों से जबरन पैसे वसूल रहा था। दुकानदारों ने जब विरोध किया उसके बाद उन्हें ही पकड़कर ले जाने की कोशिश ये करने लगा। तो बगहा से ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वर्दी का रौब दिखाकर आम जनता को, आम दुकानदारों को प्रताड़ित करने से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसमें वसूली और धमकी देने का आरोप इस एसआई पर लगा है। अनलॉक 5 की आज से शुरुआत हो गई है। काम की 10 बड़ी बातें सबसे पहले हम आपको बताते हैं। 7 महीने बाद कई राज्यों में मल्टीप्लेक्स खुलने वाले हैं और आज से एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की इजाजत दे दी गई है। बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। 7 महीने बाद कई राज्यों में मल्टीप्लेक्स खुलेंगे। आज से एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की इजाजत मिल गई है। स्विमिंग पूल की अगर हम बात करें, वहां भी आप गोते लगा सकते हैं। आज से भी खोलने की इजाजत मिल गई है। पंजाब से खबर आई कि 9वीं से 12वीं के स्कूल आज से खुल जाएंगे और स्कूल खोलने पर आज से राज्य सरकार फैसला ले सकती है कि स्कूल खोला जाए या नहीं खोला जाए। मुंबई में आज से और 194 लोकल ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र में मेट्रो ट्रेन का आज से परिचालन शुरू होगा। 7,000 श्रद्धालु कर सकते हैं वैष्णो देवी के दर्शन। दिल्ली कटरा वंदे भारत ट्रेन आज से फिर से शुरू कर दी गई है। इसके अलावा शिमला कालका ट्रैक हिमालयन क्वीन टॉय ट्रेन शुरू कर दी गई।